एक साम्राज्य में लक्ष्मी नाम की रानी रहती थी। कुछ साल पहले राजा की मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मी के 2 पुत्र थे। वो दोनों बहुत ही छोटे थे। माँ बनने के साथ साथ रानी को साम्राज्य का राजा भी बनना पड़ा और वही राज्य की कर्ता और धर्ता थी। रानी लक्ष्मी ने कई सालों तक राज्य को अच्छे से संभाला। वे कभी भी पराजित नहीं हुई थी। पड़ोसी राजा रानी लक्ष्मी से थर-थर कांपते थे। वो तलवारबाजी में बहुत कुशल थी। रानी लक्ष्मी के दांव पेच कोई भी समझ नहीं पाता था। लेकिन अब रानी की उम्र हो चुकी थी। उसे दिन रात चिंता रहती थी कि उसके रहते राजकुमार राज्य को संभाल ले। एक दिन रानी अपने साम्राज्य के गुरुजी के पास गई। गुरुजी, आप अपनी विद्या को उपयोग करके बताएं कि किस राजा को राजा बनाया जाए। रानी जी, आपके तीनों बेटों में से। गुरुजी, आपको कितनी बार बताया है, हमारे 2 कुमार है, 3 नहीं। न जाने महारानी, इस राज्य की कुंडली 3 राजकुमार की ओर संकेत करती है। आप तो सिर्फ 2 राजकुमारों के बारे में बताइए। इन दोनों राजकुमारों के पास ही राजा बनने की क्षमता नहीं है। रानी अपनी विशेष दासी को बुलाती है। आज रात में दासी के भेष में तुम्हारे साथ राजकुमारों के कक्ष में चलूंगी। रानी जी, आपको भेष बदलने की क्या आवश्यकता है? जितना कहा है उतना करो। याद रहे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दासी हाँ में सिर हिला देती है। आधी रात होने के बाद रानी अपने मुंह पे नकाब लगाकर दासी वाले कपड़ों में अपनी दासी के साथ छोटे कुमार के कक्ष में जाती है। वो छिपकर खिड़की से देखती है। वो देखती है कि छोटा कुमार संतों की तरह समाधि लगाए बैठा था। ये क्या, इस उम्र में ऐसी तपस्या, इसे क्या साधु बनना है? फिर दोनों वहाँ से निकलकर बड़े कुमार के कक्ष में जाती हैं। बड़ा कुमार सबसे छिपता हुआ नगर की ओर जा रहा था। रानी और दासी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी। अरे ये कहाँ जा रहा है? मधुशाला। क्या? जी महारानी, बड़े कुमार को शराब पीने की लत है। जब से आपने महल में मधुशाला पीने की पाबंदी लगाई है, तब से वो मधुशाला जाकर शराब पीने लगे हैं। बड़े कुमार मधुशाला में शराब पीने लगता है, बल्कि यही नहीं, शराब पीकर वो मेज पर नाचने भी लगता है। फिर वो रुपये भी उड़ाने लगता है। महारानी, आप इन्हें क्या राजकुमार बनाना चाहती हैं? तुम्हारा क्या विचार है? महारानी जी, आप इन्हें महाराजा नहीं सिपाही बना दीजिए। जबान संभाल के, याद रहे ये यहाँ का राजकुमार है। आजकल तुम्हारी जबान ज्यादा ही चलने लगी है। क्षमा राजकुमारी। दोनों मधुशाला से निकलकर वापस महल की ओर जाती है। तभी रानी चलते चलते अचानक रुक गई। क्या हुआ महारानी, आप ठीक तो है? आप रुक कैसे गईं? कितने दिन बाद खुली हवा का आनंद मिला है और राजमहल कहाँ भागा जा रहा है। चलो नगर घूमते हैं। इतनी रात गए अंधेरे में? मेरी दासी होके डरती हो? नहीं नहीं, चलिए। दोनों लोगों की नजरों से छिपकर नगर में घूमती हुई एक पेड़ के नीचे रुककर ठंडी हवा का आनंद लेने लगती है। कितना अच्छा लग रहा है। श्श, चुप रहो। दासी चुप हो जाती है। बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। रानी कान पे हाथ लगाकर कुछ सुनने का प्रयास करती है। तभी रानी को तलवार की आवाज सुनाई देती है और वो उसी दिशा की ओर चल पड़ती है। दासी उसके पीछे पीछे चलती है। वो दोनों देखती हैं कि मैदान में एक युवक तलवार चलाने का प्रयास कर रहा था। वो दोनों उसे छिपकर देखने लगी। उसकी तलवारबाजी देखकर रानी से रहा नहीं गया। रानी ने युवक के दाईं ओर पड़ी दोनों तलवारों में से एक तलवार उठा ली। रानी मुंह पे नकाब लगाए हुए हाथ में तलवार लेकर उस युवक के सामने खड़ी हो गई। कौन हो तुम? तुम्हें ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री होकर हाथ में तलवार, क्या तुम बड़े साम्राज्य की महारानी को नहीं जानते? वह भी तो एक स्त्री है। युवक उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। चलो मुकाबला करो। क्षमा, मैं स्त्रियों पे वार नहीं करता। वार नहीं करते या डर गए तुम एक स्त्री से हार जाओगे? चलो, तुम्हारी गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। दोनों तलवार से एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। रानी तलवारबाजी में युवक पर भारी पड़ने लगती है। युवक उसके वार देखकर हैरान रह जाता है। तभी रानी ने इतनी शक्ति से युवक की तलवार पर वार किया कि उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई और रानी ने हंसकर अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और वहाँ से चली गई। रास्ते में चलते चलते दासी रानी से कहती है, बहुत खूब महारानी, आपकी तलवारबाजी का तो सामना संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे ही थोड़ी ना मैं बड़े साम्राज्य की महारानी हूँ। आपके वारों को तो वो युवक समझ ही नहीं पाया। उसका चेहरा तो देखने लायक ही हो गया था। वो तो जानता भी नहीं था वो किसके सामने मुकाबला कर रहा है। पर मानना पड़ेगा उसे, वो भी कम नहीं था। उसकी तलवारबाजी ने तो मुझे भी असमंजस में डाल दिया था। पर आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। तलवारबाजी। मैं कुछ समझी नहीं महारानी।
तलवारबाजी तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा। अगले ही दिन पूरे नगर में घोषणा की गई, 2 दिन बाद राजमहल में तलवारबाजी है, जिसमें महारानी स्वयं भाग लेगी और जो भी उनका सामना करना चाहे वो आ सकता है। महल का मैदान मंत्रियों और सेवकों से भरा था। पहले बड़े राजकुमार ने रानी का सामना किया। वो रानी पर पूरी शक्ति से तलवार से वार कर रहा था। रानी ने उछलकर उसके दाएं हाथ पर तलवार चला दी। बड़ा राजकुमार जोर से चिल्लाया, तुमने हाथ क्यों नहीं हटाया? ऐसे युद्ध में तुम शत्रु का सामना कैसे करोगे? फिर छोटा राजकुमार रानी से कहता है, माँ मैं आपका सामना नहीं कर सकता और वैसे भी मुझे तो रक्त देखकर डर लगता है। ठीक है मेरे नाजुक बेटे। तभी सिपाही बोलता है, क्या कोई और व्यक्ति महारानी से मुकाबला करना चाहता है? तभी अचानक एक नवयुवक हाथ ऊपर करते हुए आगे आता है, मैं करूँगा महारानी से मुकाबला। ये तो वही रात वाला युवक है। दोनों तलवारबाजी करते हैं। फिर एक दूसरे पर वार करते हुए रानी युवक से बोलती है, राज्य के सेनापति बनोगे? मेरा तो बड़े साम्राज्य का राजा बनने की आशा है। सभा के युवक मारे जाओगे, यह अधिकार सिर्फ राजकुमारों का है। ये कहते हुए रानी उसके पैर पर तलवार से वार करती है, लेकिन युवक तेजी से पैर हटा लेता है। आप सोचिए, केवल आपका सामना सिर्फ आपका खून ही कर सकता है। क्या कह रहे हो तुम? मैं आप ही का ही बेटा हूँ और मैं जानता हूँ कि कल रात आप ही थी। मुझे केवल सिर्फ मेरी माँ ही हरा सकती है। चुप बस जुबान। मेरे सिर्फ 2 ही राजकुमार है, वो दोनों तो बड़ी रानी के हैं और मैं ही आपका इकलौता खून हूँ। मेरा पुत्र तो मरा हुआ पैदा हुआ था। फिर मैं कौन हूँ? पूछिए अपनी दाई से। ये बात सुनकर रानी ने क्रोध में युवक के सर पर वार किया, लेकिन रानी ने उसे मारा नहीं। माँ तो माँ ही होती है। रानी गुस्से में अपने महल जाती है और दासी को आवाज लगाती है और दाई को बुलाने को कहती है। रानी का गुस्सा देखकर दासी ने रानी से कुछ नहीं पूछा और दासी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी दाई रानी के महल में आती है। रानी ने बिना कुछ कहे तलवार दाई के गर्दन पर रख दी। अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो आज तुम नहीं बचोगी। कौन सी सच्चाई? सच बता, क्या मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था? सुनकर दाई जोर से रोने लगी। चुप, सुना नहीं महारानी ने क्या कहा? सच बता। आपने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया था। मैंने तो बस बड़ी रानी का कहना माना। वो चाहती थी कि महाराजा के बाद महल का राजा उन्हीं का ही बेटा बने, इसीलिए मुझे झूठ कहना पड़ा। मैंने एक मरे हुए बच्चे को आपका बेटा बना दिया था। मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा तो मैंने एक बकरी चराने वाले को दे दिया था। इसके साथ जाओ और कुछ भी करके मेरा बेटा ढूंढ के लेकर आओ। दासी और दाई दोनों चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद दासी रानी के कान में कहती है। रानी हाँ में सिर हिलाती है। फिर उसी समय वही युवक आकर रानी के पैर छूता है। रानी उसे उठाते हुए, मेरा होनहार बेटा। फिर दोनों राजकुमार और उस युवक को आमने सामने बिठाकर रानी उन तीनों से कहती है, सुनो राजकुमारों, तुम सच्चाई तो जान चुके हो, इसलिए लड़ाई ना करके अच्छे से सुझाव और फैसला कर लो कि इस महल का राजा कौन बनेगा। क्षमा माँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता, आप इसे ही राजा बना दीजिए। माँ, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। सच में? क्या तुम दोनों को कोई आपत्ति नहीं? हाँ माँ, बस मेरे लिए सारी राज्य सुविधाएं चालू कर दीजिए। और हाँ माँ, मेरे लिए एक आश्रम खोल दीजिए। ठीक है, ये राज्य तुम तीनों का था, है और रहेगा। अगले ही दिन युवक का राज्याभिषेक होता है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज हमारे साम्राज्य को एक योग्य राजा मिल गया। रानी, दोनों राजकुमार और सभी साम्राज्य के लोग सिंहासन पर बैठे हुए युवक पर फूल बरसाते हैं। इसी तरह साम्राज्य को एक योग्य और शक्तिशाली राजा मिल जाता है।